एपिसोड 7 की शुरुआत होती है और हमें पता चलता है कि बायलर और उसके दोनों साथियों को एक्सपेरिमेंट के लिए रिजर्व कर दिया गया है। डॉक्टर गुप्ता बैन पर चिल्लाती है, अगर आप इसे यहाँ से नहीं ले जाते तो शायद ये बच जाता और इससे हमें कई सारे सवालों के जवाब मिलते। इसका आपको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है। बहन कहता है कि आपको पता नहीं कि लोग किस तरह से मरते हैं। शायद आपको ये पता होता तो आप मुझसे इस तरह से बात नहीं करते। डॉक्टर गुप्ता कहती है कि आपके वजह से 2 ऑफिसर भी इसमें जुड़ चुके हैं और इस वजह से एनएसए का ये टॉप मिशन कभी भी स्पॉइल हो सकता है। आज के बाद आप इस मिशन का हिस्सा नहीं रहोगे। और इस पर सानवी उसे रोकती है और उसे कहती है कि बैन को वैंस ने खुद रिक्रूट किया है, आप उससे ऐसे ही इस तरह से बाहर नहीं निकल सकते। डॉक्टर गुप्ता नहीं मानती। तब बैन उसे कहता है कि इस मिशन का आपने सिर्फ रिसर्च किया है, लेकिन मैं खुद फ्लाइट 828 का पैसेंजर हूँ और आपसे मैं ज़्यादा जानता हूँ। लेकिन डॉक्टर गुप्ता अपना डिसीजन नहीं बदलती और वो वहाँ से चली जाती है। ऑफिस में जेरिड, मिशेल और मिकामी इसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। इतने में जेरिड को मैसेज आता है और वो वहाँ से चला जाता है। और ठीक उसी समय मिशेल को एक कॉलिंग आती है, लेकिन ये कॉलिंग अजीब तरह की होती है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा आने लगता है और यही बात को कंफर्म करने के लिए वो विंडो से बाहर भी देखती है तो आसमान में डार्क क्लाउड बनते हुए दिखाई देते हैं। मिशेल मिकामी को पूछती है कि तुम्हें ये सब कुछ दिखता है, लेकिन मिकामी को आसमान काफ़ी क्लियर दिखाई देता है। और यही बात को कंफर्म करने के लिए मिकामी को वो कहती है कि मैं बाहर जाकर देख कर आती हूँ। मिशेल जैसे रास्ते पर आती है तो उसके सामने डार्क क्लाउड आते हुए दिखाई देते हैं। जैसे ही वो नज़र आसपास घुमाती है तो फ्लाइट 828 के सारे पैसेंजर रास्ते पर उतर चुके हैं, ये उसे दिखाई देता है। रिसर्च रूम में सानवी बैन से बात करती है। तभी अचानक से सानवी को पता चलता है कि रिसर्च में कुछ बदलाव होने लगे हैं। बैन कहता है कि तुम ये बात किसी से मत कहना, मैं बाहर जाकर इसके ऊपर पता लगाता हूँ। अगर तुम्हें और कुछ जानकारी मिलेगी तो सीधे मुझसे कहना। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। रास्ते पे सभी फ्लाइट 828 के लोग उतर जाते हैं और वो डार्क क्लाउड को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। उसमें मिशेल भी मौजूद होती है और वो लोग फॉलो करते करते एनएसए के सीक्रेट लैब के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पर ईगन भी आ जाता है और वो बैन को देख लेता है और वो सभी से ये कहता है कि ये सारी फसाद की जड़ ये बैन स्टोन खुद है। वो मिशेल से पूछता है कि बैन स्टोन गवर्नमेंट के साथ क्या कर रहा है। मिशेल कहती है कि मुझे पता नहीं। ईगन कहता है तो पता लगाओ, इससे पहले कि देर हो जाए। एंजेलिना उस हादसे के बाद काफ़ी टूट जाती है और उसे ऑलिव समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, हम पूरी कोशिश कर रहे थे सारी सिचुएशन को संभालने की, पर हम नहीं कर पाए। एंजेलिना कहती है कि मुझे पता है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं, लेकिन मैं भी जाना चाहती हूँ। ऑलिव उसे पूछती है कि तुम कहाँ जाओगी। एंजेलिना कहती है कि मुझे पता नहीं। उस हादसे के बाद बैन ग्रेस के साथ अपनी बात शेयर करता है। इतने में वहाँ पर मिशेल आ जाती है और वो बैन से पूछती है कि तुम्हारा चल क्या रहा है। बैन कहता है कि तुम मुझसे पूछना क्या चाहती हो। मिशेल कहती है आज सुबह मुझे कॉलिंग आई थी, आसमान में डार्क क्लाउड बनते हुए दिखाई दे रहे थे और सभी लोग उस क्लाउड को फॉलो करते करते सिटी के बाहर एक सीक्रेट लैब के पास पहुंच गए और वहां पर ईगन भी था और वो लोगों से कह रहा था कि ये सारी फसाद की जड़ तुम हो। लोग सारे सवाल उठा रहे, आखिर तुम गवर्नमेंट के साथ मिलकर कर क्या रहे हो। बैन ना चाहते हुए भी उसे कहता है तुम तो जानती हो मैं सारे सवालों के जवाब ढूंढ रहा हूँ। तब मिशेल उसे पूछती है कि उस टेल का क्या हुआ। बैन कहता है कि वो टेल को उन लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तब मिशेल उसे कहती है कि तुम्हें वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं। बैन कहता है कि मैं उन लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। मिशेल कहती है कि तुम्हें पता है ये किस तरह से काम करता है और इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। बैन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है जिग डेड डे को कैसे सर्वाइव कर गया। और ठीक उसी समय ग्रिपिंग डेड डे को सर्वाइव नहीं कर पाया, इसलिए वो मारा गया। इन दोनों के बीच में लॉजिक क्या है, बस मैं वही पता करना चाहता हूँ। मिशेल उसे कहती है कि तुम जानते हो हम कॉलिंग को फॉलो करते हैं और उसी से हमारी जान बची है और वैसे भी जिग ने कॉलिंग को फॉलो किया था, इसके लिए वो बच गया। तुम्हें तो ये समझना चाहिए। बैन कहता है कि सानवी ने एक गलती की थी और वो लाइफ बोट के बाहर गिर गई। ग्रिपिंग उस हादसे का शिकार हो गया और वो मारा गया। मिशेल कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है, हम सब लाइफ बोट पे है, जो भी उस बोट में से बाहर गिरेगा वो मारा जाएगा। बैन कहता है पिछली बार हमने बुक में देखा था जो भी उस बोट में से बाहर गिरा था वो मारा गया और उसमें सानवी का चेहरा था, लेकिन सानवी अभी तक जिंदा है। और ये सोचने वाली बात है आखिर इन सब के बीच में कनेक्शन क्या है। बस हम इसी सवालों के जवाब ढूंढने में लगे हैं और मुझे पूरा यकीन है
हम इसके जवाब जरूर ढूंढ निकालेंगे। घर पर एंजेलिना अपना सामान पैक कर रही होती है और इतने में वहाँ पर स्कैल आ जाता है और वो भी उसे समझाने की कोशिश करता है। घर से बाहर निकलकर मिशेल बैन से कहती है कि मुझे नहीं पता कि ये जो तुम कर रहे हो ये सही है या गलत। बैन कहता है कि इस सब से हम सबका भला होगा, मुझ पर भरोसा रखो। और फाइनली मिशेल उसे टेक केयर बोलकर वहाँ से चली जाती है। कुछ ही पल में वहाँ पे कई सारे लोग आ जाते हैं, उनके भी हाथ में लाइट ग्लो करने लगती है, जो कि कुछ दिन पहले बैन के हाथ में लाइट ग्लो कर रही थी। थोड़ी देर बाद मिशेल के हाथ में भी वही सेम लाइट ग्लो करने लगती है और ये बात उसे हैरान कर देती है। ये बात वो बैन को बताने के लिए वो फिर से बैन के घर की तरफ अपनी कार मोड़ लेती है। घर के बाहर सारे लोग बैन को घेर लेते हैं। बैन उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ईगन कहता है कि इस सारी मुसीबत की जड़ तुम हो, तुम गवर्नमेंट के साथ क्या कर रहे हो। बैन उन्हें समझाने की कोशिश करता है। इतने में उन्हीं में का एक आदमी बैन को बेहोश कर लेता है। अब बैन किडनैप हो चुका है। होश में आते ही बैन अपने आप को एक अनजान घर में पाता है। वहाँ से वो भागने की कोशिश करता है। इतने में वहाँ पर एक डॉग आता है और बैन को रोकने की कोशिश करता है। पीछे से ईगन आकर उसे सारी सच्चाई जानने की कोशिश करता है। घर पर मिशेल और मिकामी ये सोचने में लगे रहते हैं कि बैन किडनैप हो चुका है और वो लोग उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। बैन ईगन से पूछता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। ईगन कहता है कि बस मैं अपनी कॉलिंग को फॉलो कर रहा हूँ। तब बैन उसे कहता है कि मुझे पकड़ने का तुम्हें कॉलिंग मिली है, ये कैसे। ईगन कहता है कि आसमान में हमने डार्क क्लाउड को देखा था और उसे फॉलो करते करते हम एक सीक्रेट लैब के पास पहुंच गए और वहाँ पे हमने तुम्हें देखा। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम गवर्नमेंट के साथ मिलकर क्या कर रहे हो। ईगन आगे कहता है, देखो बैन, मेरी तुझसे कुछ भी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मैं बस अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बस ये जानना चाहता हूँ आखिर तुम गवर्नमेंट के साथ मिलकर क्या कर रहे हो। बैन उसे सारी सच्चाई बताता है। ईगन कहता है, इसका मतलब यह है कि तुम गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करने लगे हो। बैन कहता है, ऐसा नहीं है, मैं बस उन्हें हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ और इसमें हम सब बच सकते हैं। तब ईगन भड़क जाता है और वो उसे कहता है कि वो लोग हमें हेल्प नहीं करेंगे बल्कि वो हमको पकड़कर लैब में डाल देंगे और हम पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। बैन कहता है, ऐसा नहीं है। ईगन कहता है कि तुम यही रुकना और इसमें हम सबकी भलाई है। बैन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ईगन दरवाज़ा बंद कर देता है। लैब में सानवी को कुछ पता चलता है। उसका दोस्त उसे पूछता है, तुम्हें क्या मिला। सानवी उसे कहती है कि इसके अंदर आयरन और टाइटेनियम का मिश्रण है, जो कि किसी हीरे के अंदर होता है। लेकिन वो आगे कहती है कि ये बात तुम किसी से मत कहना कि मुझे कुछ पता चला है। दूसरी तरफ बैन बाहर निकलने की कोशिश करता है। तब उसे वहाँ पर एक रेफ्रिजरेटर दिखाई देता है और यही कंपनी का रेफ्रिजरेटर उसके पास भी होता है और वो उसका डिस्प्ले ओपन करता है। घर पर एंजेलिना अपने पुराने फोटो को जलाने की कोशिश करती है ताकि बाइलर की एक भी याद उसके पास ना रहे। तभी वहाँ पर ऑलिव आती है और उसे ऐसा करने से मना करती है और वो उसे समझाती है कि हम सब तुम्हारी फैमिली है। बैन उस डिस्प्ले के अंदर कुछ मैसेज टाइप करता है। इतने में वहाँ पर ईगन और उसके साथी आ जाते हैं और बैन को मारकर उसे चेयर पर बांध देते हैं। ईगन फिर से वही सवाल पूछता है, आखिर तुम वहाँ पर कर क्या रहे थे। बैन हमेशा की तरह वही जवाब देता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ पहले ही बता दिया है। ईगन कहता है, आसमान में डार्क क्लाउड बनने लगे हैं और वो सारे रिसर्च लैब के पास पहुंचने लगे हैं, मैं इसका मतलब जानना चाहता हूं। बैन कहता है, तुम क्या कह रहे हो, मुझे इसका ज़रा भी अंदाज़ा नहीं। ईगन कहता है कि मैं इसका मतलब ज़रूर ढूंढूंगा, तब तक तुम्हें यहीं पर रहना होगा। और तभी बैन ने जो मैसेज टाइप किया था वो सेंड हो जाता है। ऑफिस में मिशेल और मिकामी परेशान होते हैं, आखिर बैन कहाँ हो सकता है। इतने में मिशेल के कंप्यूटर के ऊपर वो मैसेज आता है और ये रेफ्रिजरेटर के कंपनी का मैसेज होता है। मिशेल कहती है, आज से पहले कभी भी कंपनी ने मैसेज नहीं किया था, वो भी ऑफिस के कंप्यूटर के ऊपर, और ये सोचने वाली बात है। तभी मिशेल अंदाज़ा लगाती है, हो ना हो ये मैसेज बैन का हो सकता है। अंकल जाने के गम में स्कैल भी काफ़ी परेशान होता है। तब वहाँ पर ग्रेस आकर उसे समझाने की कोशिश करती है, ये सब हादसा था, तुम्हें इसे भूल जाना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। स्कैल कहता है, ये सब मेरी गलती थी, लेकिन ग्रेस उसे समझाती है, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं। दूसरी तरफ मिशेल और मिकामी उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां से ये मैसेज आया था, लेकिन वहां पर जाने के बाद वो लोग और कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उस जगह कई सारे घर होते हैं। तभी मिकामी मिशेल से कहती है कि यहाँ पर कई सारे घर हैं और ऐसे कंपनी के फ्रिज इस सब के पास हो सकता है और हम ऐसे ही किसी के घर पर जाकर ये पूछताछ नहीं कर सकते विदाउट एनी वारंट। मिशेल कहती है, ऐसी कोई भी कंपनी मुझे मैसेज नहीं करेगी, हम ज़रूर कुछ ना कुछ तो मिस कर रहे हैं। तभी मिशेल अपना दिमाग लगाती है और वो फिर से मेल को चेक करती है और वो मिकामी से कहती है कि अगर सेंड किया हुआ मैसेज कौन से नेटवर्क से आया है ये हमें पता चल जाए
तो हम सही घर की तरफ पहुंच सकते हैं। और वो लोग वहां पर निकलते हैं। लैब में वैंस और डॉक्टर गुप्ता की टीम मीटिंग करते हैं। इतने में वहां पर सानवी आ जाती है। सानवी सीधे वैंस को रिपोर्ट करती है। वो कहती है कि मैंने कुछ ढूंढ निकाला है, एक ज़रूरी जानकारी जो टेल के बारे में है। वो आगे कहती है टेल के ऊपर जो रिएक्शन होते हैं ये सेम रिएक्शन पैसेंजर के ऊपर भी होने लगे हैं। इसे वो विस्तार में समझाने के लिए वो कहती है जब भी कोई इंसान डरता है तो उसके बॉडी में केमिकल रिएक्शन होते हैं और ये सेम रिएक्शन टेल के ऊपर भी होने लगे हैं। ये सुनकर डॉक्टर गुप्ता कुछ ज़्यादा खुश नहीं होती और वो उसे कहती है कि तुम बाहर जाओ। सानवी वहाँ से चुपचाप बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ ईगन बैन को फिर से वही सवाल दोहराता है, लेकिन इस बार ईगन उसे साफ साफ कहता है कि मुझे कॉलिंग आई थी तुम्हें रोकने के लिए, बस मैं वही कर रहा हूँ। वो आगे कहता है कि मुझे डर है कि तुम कुछ ऐसा करोगे जिसके वजह से मेरी और बाकियों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। इतने में वहाँ पर मिशेल और मिकामी आ जाते हैं और वो बैन को प्रोटेक्ट कर ईगन को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है। बैन उसे रोकता है और उसे कहता है कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं, बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, इसके वजह से इसने मुझे पकड़ा था। लेकिन मिशेल उसे लॉ समझाती है और वो कहती है कि तुम्हें इसने किडनैप किया था और लॉ के हिसाब से ये गुनाह है और वो ईगन को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन जाते वक्त ईगन बैन से वही कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम समझ जाओगे। मिकामी ईगन को लेकर जाती है। उसके बाद मिशेल बैन से पूछती है ये सब क्या चल रहा है। बैन कहता है कि इसे समझाना थोड़ा मुश्किल है। घर पर स्कैल अभी भी डिप्रेस होता है और हमेशा की तरह ग्रेस उसे समझाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ एंजेलिना भी काफ़ी डिप्रेस होती है और आलियो अपनी छोटी सिस्टर को लेकर उसके पास आती है और उसे हंसाने की कोशिश करती है, लेकिन बेबी काफ़ी रोने लगता है और एंजेलिना अपना सब दुख भूल कर उसे अपने पास ले लेती है। ऑलिव जैसे ही उसे अपने पास ले लेती है, बेबी अचानक से रोना बंद कर देती है। तब ऑलिव उसे कहती है कि बेबी भी तुम्हें अपना फैमिली का हिस्सा मानती है, तुम रुक जाओ। रिसर्च लैब में किसी बड़ी एक्सपेरिमेंट की तैयारी चल रही होती है। पुलिस स्टेशन में ईगन को बेल मिल जाती है और ठीक उसी समय जेरिड भी वहाँ पर आता है और वो मिशेल के साथ बात करता है। फिर पता चलता है ईगन को बेल बैन ने दी होती है। ईगन जैसे ही बाहर आ जाता है, बैन उसे कहता है मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या लगता है, लेकिन मैं अपनी फैमिली को बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर तुमने आइंदा मुझे छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। मेजर का केस सॉल्व करते करते जेरिड और मेजर की डॉटर काफ़ी क्लोज आते हैं। दूसरी तरफ सानवी अपना सामान पैक कर रही होती है और ठीक उसी समय डॉक्टर गुप्ता वहाँ पर आकर उसे कहती है कि मेरे साथ चलो। वो उसे लैब में लेकर जाती है और उसकी तारीफ करती है। वो कहती है कि तुमने आज जो ढूंढा है ये काबिल तारीफ है, तुम्हारा दिमाग आइंस्टाइन की तरह काम करता है, तुम एक बेहतर साइंटिस्ट हो। और इतना कहकर वो उसे एक बैग दिखाती है। उस बैग के अंदर क्या है यह हमें एपिसोड के आगे पता चलेगा और उस बैग के ऊपर एक सिंबल होता है और ये सिंबल क्या है ये भी हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ बैन आसमान में देखता है तो उसे डार्क क्लाउड दिखाई देते हैं। और इसी के साथ मैनिफेस्ट सीजन 3 का एपिसोड 7 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपने सीजन 1 और सीजन 2 नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ को हम इस चैनल के ऊपर हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं।